शक्तिशाली मिसाइलें दागने का वक्त है। उनके इस ट्वीट के बाद गाजा में परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि हमास को निशाना बनाने के लिए इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है। क्योंकि इजराइल के अंग्रेज ने हमास के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे ही एक हमले के बाद का रोंगटे खड़ा कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें इजराइल की एक सैनिक हमास के लड़ाकों की बर्बरता दिखाती नजर आई। ये वीडियो इजराइल के दक्षिणी इलाके का बताया गया, जिसमें सब कुछ तबाह नजर आया। हमास के हमलों से वहां बने कई घर और इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। वहां हमास के रॉकेटों ने ऐसा कहर बरपाया कि कई गाड़ियां कबाड़ में बदल गई। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों पर वहां रहने वाले लोगों को बंधक बनाने और उनमें से कुछ लोगों को मारने का भी आरोप लगा। इस दौरान उस महिला सैनिक ने वो जगह भी दिखाई जहां से हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ की। breach in the fence from which the terrorists came through. हालांकि जब वो इस वीडियो को बना रही थी तभी वहां अचानक हमले की चेतावनी के सायरन भी बजने लगे, जिसके बाद ये तय माना जाने लगा कि इजराइल अब चुप नहीं बैठने वाला, बल्कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से तीसरी बार फोन पर बात की। खबर है कि इस दौरान उन्होंने हमास को आतंकी संगठन ISIS से भी बर्बर बताया और उन्होंने हमास के लड़ाकों की तुलना ISIS के आतंकियों से कर दी। बाइडेन से हुई बातचीत को लेकर नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की और इजराइल की मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। और ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल में हमास के हमले के बाद से 20 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक लापता बताए गए, जबकि इन हमलों में मरने वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इसकी जानकारी दी और साथ ही ये आशंका जताई कि लापता हुए उसके नागरिकों में ज्यादातर हमास के लड़ाकों के कब्जे में हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के मुताबिक उनकी खुफिया एजेंसियां लगातार इजराइल में अपने लापता नागरिकों को ढूंढने में जुटी हैं। उधर जंग में इजराइल को अमेरिका समेत 4 यूरोपीय देशों का समर्थन मिलने के बाद फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने भी ईरान और उसके चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से जंग में शामिल होने की अपील कर दी। इससे पहले इजराइल ने हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का आरोप लगाया था। और अब इजराइल के खिलाफ जंग में हमास ने ईरान और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से भी शामिल होने की अपील कर दी। ईरान के मीडिया के मुताबिक हमास के कमांडर ने दावा किया कि अगर इजराइल से जंग जारी रही तो ईरान और हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के उस कमांडर का ये बयान अमेरिका और 4 यूरोपीय देशों का इजराइल को समर्थन मिलने के बाद सामने आया। एक दिन पहले ही अमेरिका के बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ने भी इजराइल को समर्थन देने का ऐलान किया। यानी इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। 5 दिन पहले हमास ने जिस तरह से इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे, उसके पीछे इजराइल ने पहले ही ईरान का हाथ होने की आशंका जताई थी। उधर इजराइल से जंग के बीच हमास ने एक पोस्टर जारी कर फिलिस्तीन के लोगों से एकजुट होने और शुक्रवार को इजराइल की सीमा पर जमा होने की अपील की। और इसके अलावा हमास ने उस पोस्टर के जरिए फिलिस्तीन के लोगों से शुक्रवार को अल अक्सा मस्जिद के बाहर भी इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन ने अरब और मुस्लिम देशों से भी उसका साथ देने की अपील की। हालांकि ईरान, कतर और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देश इजराइल पर हुए हमले में पहले ही हमास के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमास की तरह वो भी इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन दावा किया गया कि खुद को मजबूत करने के लिए हमास ने बाकी अरब और मुस्लिम देशों से साथ आने और इजराइल का खात्मा होने तक जंग में उसका साथ देने की अपील की। उधर गाजा में इजराइल के हमलों के बीच भूमध्य सागर में अमेरिका के युद्धपोत को देखकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने अमेरिका पर गाजा में नरसंहार की तैयारी का आरोप लगा दिया और सवाल उठाया कि आखिर अमेरिका ने अपने विनाशकारी युद्धपोत को इजराइल की मदद के लिए क्यों भेज दिया। etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara इजराइल पर हमास के हमले के बाद अमेरिका एक्शन में आ गया और उसने इजराइल की मदद के लिए अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज को इजराइल की सीमा के करीब भूमध्य सागर में तैनात कर दिया। अमेरिका ने जिस जंगी जहाज को इजराइल भेजा वो करीब 5000 सैनिकों और बेहद खतरनाक हथियारों से लैस है, जो पलक झपकते ही दुश्मन की ताकत को खत्म करने का मादा रखते हैं। और इसी वजह से हमास के हमदर्द तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन बौखला गए। उन्होंने गाजा में इजराइल के एक्शन पर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों को संज्ञान लेने की अपील भी की। हालांकि इजराइल ने बिना वक्त गंवाए एर्दोआन के बयान पर पलटवार कर दिया और सवाल पूछा कि एर्दोआन को हमास के हमले में मारे गए इजरायली लोगों के मानवाधिकार की चिंता क्यों नहीं है। इस बीच इजराइल और हमास के युद्ध के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति के बयानों की वजह से एक बार फिर नेटो देशों के बीच दरार पड़ती नजर आने लगी। इससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी तुर्की के रवैये से नेटो के सदस्य देशों में तनाव बढ़ गया था और अमेरिका और तुर्की आमने सामने आ गए थे। तुर्की ने अमेरिका पर नेटो में अपनी दादागिरी चलाने के आरोप लगाए थे। इस बीच इजराइल और हमास के युद्ध के दौरान एक बार फिर दोनों देश एक दूसरे को आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। अमेरिका सैन्य संगठन नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई करता है।
जबकि तुर्की ने 18 फरवरी 1952 में इस संगठन की सदस्यता ली थी। लेकिन एक ही सैन्य संगठन के सदस्य होते हुए भी दोनों के बीच अलग अलग मुद्दों पर कई बार तलवारें खिंच चुकी हैं। अमेरिका और तुर्की के बीच रिश्तों में दरार की शुरुआत 2003 में इराक युद्ध से हुई थी और पिछले साल शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध ने दोनों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा दी। यहाँ तक कि स्वीडन और फिनलैंड को नेटो की सदस्यता देने के मसले पर भी दोनों आमने सामने आ चुके हैं। लंबे इंतजार के बाद फिनलैंड की सदस्यता पर तो बात बन गई, लेकिन स्वीडन पर तुर्की अब तक राजी नहीं हुआ। अब इजरायल की जंग में भी तुर्की ने फिलिस्तीन का समर्थन करके अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया, जिससे एक बार फिर नेटो में बड़ी दरार पड़ती नजर आ रही है। उधर इस जंग में रूस के 4 नागरिकों की भी मौत हो गई, जबकि हमास के भीषण हमले के बाद से कई रूसी नागरिक लापता बताए गए। इजरायल में रूस के दूतावास ने इसकी पुष्टि की और इस बात की भी जानकारी दी कि इजरायल में फंसे 100 से ज्यादा लोगों ने रूस के दूतावास से संपर्क किया। उन लोगों ने इजरायल से जल्द निकलने के लिए रूस की सरकार से मदद मांगी। उधर गाजा में जंग के दौरान मरने वाले पत्रकारों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। एक रोज पहले ही वहां फिलिस्तीन के 3 पत्रकारों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन अगले ही दिन गाजा से रिपोर्टिंग कर रहे 4 और पत्रकारों की भीषण हमले में मौत हो गई। अमेरिका के न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हमास की ओर से की गई बमबारी में उन पत्रकारों की जान गई। उधर इजरायल में हमास के हमले में मारे गए थाईलैंड के नागरिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमास के लड़ाकों ने थाईलैंड के 3 और नागरिकों को बंधक बना लिया, जिससे इजरायल में बंधक बनाए गए थाईलैंड के नागरिकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। इस बीच थाईलैंड की सरकार ने इजरायल में रहने वाले अपने 5000 से ज्यादा नागरिकों से देश लौटने की अपील की और इसका बदला लेने के लिए इजरायल ने हमास के लड़ाकों के सबसे बड़े अड्डे को तबाह करने का दावा किया। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास का सबसे बड़ा गढ़ माने जाने वाली द इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उस यूनिवर्सिटी की इमारत बम के धमाकों से दहलती दिखी। आसमान से इजरायल के लड़ाकू विमानों ने उस यूनिवर्सिटी में इतने बम गिराए कि वहां की धरती उन बम धमाकों से कांप उठी। वहां का हर एक कोना धूल और धुएं के गुबार से भर गया। काफी देर तक वहां के आसमान पर बम धमाकों से उठे धुएं का गुबार छाया रहा। इजरायल की सेना IDF की तरफ से जारी उस वीडियो में उस यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत जमींदोज होती दिखी। इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने हमास के सबसे बड़े अड्डे द इस्लामिक यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और इजरायल ने गाजा की द इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर हमले के पीछे फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की वजह बताया। उसने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों का वो सबसे बड़ा अड्डा था और वहीं से वो आतंक फैलाने की साजिश कर रहा था, इसलिए इजरायल की सेना ने उसे निशाना बनाया और वहां ताबड़तोड़ हमले कर इजरायल की सेना ने यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। इजरायल ने आरोप लगाया कि उस यूनिवर्सिटी को हमास ने अपने लड़ाकों का अड्डा बना लिया था और वहां हथियार इकट्ठा कर रहा था। इजरायल ने यह भी दावा किया कि हमास ने उस यूनिवर्सिटी में हुए कई सम्मेलनों के जरिए चंदा भी इकट्ठा किया। इजरायल ने यह भी आरोप लगाया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लोगों से हमास के बड़े नेताओं के गहरे संबंध हैं, जिसकी वजह से उस विश्वविद्यालय को हमास ने आतंक का केंद्र बना दिया और वो उनका सबसे बड़ा अड्डा बन गया। इसीलिए इजरायल की सेना ने उसे निशाना बनाया और तबाह कर दिया। और उधर कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर कनाडा ने अपने एक पायलट को फिलिस्तीन का समर्थन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि उस पायलट ने सोशल मीडिया के जरिए हमास पर इजरायल की कार्रवाई का विरोध किया था, जिस पर एयर कनाडा एयरलाइंस कंपनी ने मुस्तफा नाम के उस पायलट पर सख्त एक्शन ले लिया। इसके साथ ही कंपनी ने दूसरे पायलटों को यह सलाह दी कि वो सोशल मीडिया पर जंग को लेकर अपनी राय देने से बचें। इधर पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने एक दिन पहले बनाए गए अपने शतक को गाजा के लोगों को समर्पित कर दिया। उन्होंने ये शतक श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में बनाया और उस मैच में मोहम्मद रिजवान ने शानदार 131 रन की पारी खेली, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस पारी को गाजा के लोगों को समर्पित कर दिया। इस बीच सूत्रों के मुताबिक ICC ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उसका मानना है कि मैदान के बाहर खिलाड़ी अपनी बात रखने के लिए आजाद हैं। और इजरायल पर हुए हमास के हमले के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। आशंका जताई गई कि हमास ने जिन हथियारों के दम पर इजरायल पर हमला बोला वो उसे पाकिस्तान से हासिल हुए, यानी पाकिस्तान ने चोरी छिपे इजरायल के खिलाफ ही साजिश रच डाली। आरोप है कि हमास ने जो 5000 रॉकेट दागे उनमें एक बड़ी खेप पाकिस्तानी रॉकेट की भी थी। हालांकि आशंका जताई गई कि इन हथियारों को हमास ने पाकिस्तान से नहीं खरीदा। आरोप है कि इन हथियारों को हासिल करने के लिए हमास ने यूक्रेन से एक सीक्रेट डील की और उसी डील के जरिए हमास को इजरायल के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान के कई हथियार मिल गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने हमास को रॉकेट लॉन्चर, मोटर और गोलियां बेची, जिन्हें वो इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि दावा किया गया कि यूक्रेन ने हमास से उन्हीं हथियारों की डील की जो उसके लिए बेकार हो गए थे। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के दिए ज्यादातर रॉकेट लॉन्चर में ही फट गए थे और माना जा रहा है कि जेलेंस्की की फौज ने उन हथियारों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें हमास को बेच दिया। लेकिन इस जंग के बीच ये सवाल भी सिर उठाने लगा कि जब इजरायल ने गाजा तक जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया तो फिर हमास के पास इतने खतरनाक हथियार कैसे पहुंचे।
इजराइल ने 2005 से ही गाजा पट्टी पर पैनी निगाह बनाए रखी है ताकि हमास के लड़ाकों तक बर्बादी के हथियार न पहुंच पाएं। गाजा का इलाका दो तरफ से इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन गाजा का एक दूसरा पड़ोसी मिस्र है। और इजराइल का दावा है कि मिस्र ही वो दरवाजा है जहां से हमास तक हथियार पहुंचते हैं। क्योंकि इजराइल के मुताबिक भूमध्य सागर का वो इलाका जो मिस्र से लगता है, वहाँ कई खुफिया सुरंगें बनाई गई हैं, जिनके जरिए ईरान समेत कई देश मिस्र की मदद से हमास को हथियार पहुंचाते हैं और यही हथियार गाजा से इजराइल के सीने को छलनी करते हैं। इजराइल ने आरोप लगाया कि हाल ही में ईरान और सीरिया ने इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास तक कई खतरनाक मिसाइलें भिजवाई हैं ताकि हमास उन्हें इजराइल पर दाग कर अपना बदला ले सके। और हमास के भीषण हमलों के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक चिट्ठी लिखकर इजराइल का समर्थन किया और कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। और इसके साथ ही ऋषि सुनक ने उस चिट्ठी में हमास की कड़ी निंदा की। उन्होंने इजराइल में यहूदी समुदाय के लोगों पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई और हिंसा को बर्दाश्त न करने का भी जिक्र किया। इस बीच इस जंग के नाम पर सोशल मीडिया पर गलत खबरों को फैलाने का आरोप लगाते हुए यूरोपियन यूनियन ने ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में ट्विटर पर शेयर होने वाली फर्जी खबरों को लेकर इलॉन मस्क को आगाह किया गया और साथ ही इलॉन मस्क को यह चेतावनी दी गई कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि जंग को लेकर ट्विटर पर कई गलत खबरें शेयर की जा रही हैं, जिसके लिए पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल हो रहा है। और गाजा पर इजराइल के हमलों के बाद यूरोपियन यूनियन भड़क गया। 27 देशों के संगठन EU यानी यूरोपियन यूनियन ने इजराइल पर गाजा की चौतरफा घेरेबंदी कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। क्योंकि हमास पर नकेल कसने के लिए इजराइल ने गाजा तक मदद पहुंचाने के सभी रास्ते बंद कर दिए, जिसकी वजह से वहां खाने पीने की चीजों की किल्लत होने लगी। इतना ही नहीं, गाजा के कई इलाकों में बिजली और पानी की कटौती की भी खबरें सामने आई, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जबकि गाजा में रहने वाले लोग ज्यादातर बाहरी मदद के ही भरोसे रहते हैं, लेकिन इजराइल की कार्रवाई से उन पर भूखे मरने का खतरा मंडराने लगा। रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए EU के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने गाजा की घेरेबंदी की आलोचना की और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया। इधर मजबूत ग्लोबल संकेतों की वजह से शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स ने 394 अंकों की छलांग लगाई, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई। इस बीच निवेशकों ने ये उम्मीद जताई कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का असर पूरी दुनिया पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें न बढ़ने के संकेत से भी बाजार में तेजी देखी गई, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर 66,473 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 121 अंकों की तेजी के साथ 19,811 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। उधर जंग के बीच इजराइल का खुलकर समर्थन करते हुए ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवली इजराइल के दौरे पर पहुंच गए। ब्रिटेन ने पहले ही हमास के हमले का विरोध किया था, जिसके बाद इजराइल के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवली खुद वहां पहुंच गए। खबर है कि वो इजराइल के बड़े नेताओं से मुलाकात करने के अलावा हमास के हमले में घायल हुए लोगों से भी मिलेंगे। इस बीच इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन ने दो टूक कह दिया कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिए बिना पश्चिम एशिया में शांति नहीं आ सकती। जॉर्डन ने इस युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और इजराइल पर यह आरोप लगा दिया कि उसी की वजह से पश्चिम एशिया पिछले कई दशकों से अशांत है। जॉर्डन के मुताबिक फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता दिए बिना इस तनाव को खत्म नहीं किया जा सकता। इधर इजराइल और हमास के बीच तेज होती जंग को लेकर भारत भी एक्शन में आ गया। गाजा में फंसे भारतीयों की मदद के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन शुरू कर दी, साथ ही एक ईमेल आईडी भी जारी की। सूत्रों के मुताबिक फंसे भारतीयों में बड़ी संख्या में केरल में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी है, इसीलिए केंद्र सरकार ने केरल सरकार से भी वहां फंसे लोगों की लिस्ट मांगी है। क्योंकि हमास और इजराइल के बीच 5वें दिन भी भीषण जंग हुई और इस जंग की वजह से गाजा और इजराइल में बड़ी संख्या में भारत के लोग फंस गए, जिनके लिए भारत सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी जारी की, जिसके जरिए किसी भी समय लोगों की मदद की जा सकेगी। साथ ही केंद्र सरकार ने वहां फंसे लोगों के बारे में केरल सरकार से भी लिस्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक गाजा और इजराइल में फंसे लोगों में बड़ी संख्या में केरल के लोग शामिल हैं। इस बीच इजराइल में भारत के राजदूत संजीव संगला ने भी एक मैसेज के जरिए मदद का भरोसा दिया। Please do remain calm and vigilant and follow the local security guidelines. गाजा और इजराइल के हालात पर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और इजराइल दूतावास के अधिकारियों को भी वहां फंसे भारतीयों से जुड़ी हर जानकारी साझा करने को कहा गया है। उधर इजराइल में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए स्पेन ने 2 सैन्य विमान तेल अवीव भेज दिए। वहां के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इजराइल में उसके करीब 500 नागरिक फंसे थे, जिनमें 200 नागरिकों को तेल अवीव से रेस्क्यू कर स्पेन लाया गया, जबकि दूसरे विमान के जरिए इजराइल में फंसे बाकी लोगों को भी सुरक्षित स्पेन लाने की कोशिश जारी है। और नाइजीरिया ने अपने 300 नागरिकों को एयरलिफ्ट कर लिया।
बताया गया कि कुछ हफ्ते पहले वो नागरिक धार्मिक यात्रा के लिए इजराइल के यरूशलेम गए थे, लेकिन इजराइल पर हमास के भीषण हमलों की वजह से वहां फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने पर नाइजीरिया की सरकार ने विमान भेजा और धार्मिक यात्रा पर गए 300 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। और इसी तरह तेल अवीव से दक्षिण कोरिया के 200 नागरिक सुरक्षित लौट गए। हमास के हमले की वजह से दक्षिण कोरिया के कई नागरिक वहां फंस गए थे, जिन्हें इजराइल से रेस्क्यू कर दक्षिण कोरिया लाया गया। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उन 200 नागरिकों में कई लोग कुछ हफ्ते पहले ही धार्मिक यात्रा के लिए इजराइल गए थे। इधर भारत की टीवी एक्टर मधुरा नायक ने इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अपने परिवार के लोगों को खोने का दुख जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि 7 अक्टूबर की सुबह फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों में उन्होंने अपने परिवार के 2 सदस्यों को खो दिया। Daya was murdered in cold blood along with her husband in presence of their 2 children. मधुरा ने उस वीडियो में यह भी बताया कि उन्हें फिलिस्तीन के खिलाफ पोस्ट करने पर काफी अपमानित किया गया, क्योंकि वो एक यहूदी हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी बहन का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो गाड़ी में बैठकर हंसती नजर आई। उधर इजराइल के कई शहरों में लोगों ने एक साथ अपने देश का राष्ट्रीय गान गाकर जंग के बीच एकजुटता दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने हमास के लड़ाकों का सामना कर रहे अपने सैनिकों का भी समर्थन किया, जिसकी एक तस्वीर तेल अवीव से भी सामने आई, जहां लोगों ने अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर एक साथ इजराइल का राष्ट्रीय गान गाया। लोगों ने इसके जरिए दुश्मनों के सामने किसी भी कीमत पर न झुकने का संकल्प लिया। इस बीच अमेरिका की मशहूर गायिका मैरी मिल्बिन ने इजराइल पर हुए हमास के हमलों के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने बाइडेन सरकार पर सच बोलने से डरने का भी आरोप लगाया। और अपने ट्वीट के जरिए गायिका मैरी मिल्बिन ने 2 टूक कह दिया कि बाइडेन सरकार जंग की असली वजह बताने से बच रही है। उनके मुताबिक हमास के हमले के पीछे सिर्फ ईरान का ही हाथ था, जिसने न सिर्फ उसका समर्थन किया बल्कि उसे फंड भी दिया। और जापान की राजधानी टोक्यो में इजराइल के समर्थन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और हमास के हमलों के खिलाफ इजराइल का झंडा लेकर सैकड़ों लोग उसका समर्थन करते नजर आए। इजराइल के सम्मान में निकाली गई इस रैली में लोगों ने गाना गाकर उसके प्रति एकजुटता दिखाई। इधर सरकार के संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने अपनी सालाना रिपोर्ट में रोजगार से जुड़ी एक अच्छी खबर दी। संगठन ने कारोबारी साल 2022-23 में बेरोजगारी दर कम होने का दावा किया और जानकारी दी कि कारोबारी साल 2022-23 में बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे कम रही। सरकार के संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने दावा किया कि कारोबारी साल 2017-18 में बेरोजगारी दर 6% थी, लेकिन 2022-23 में बेरोजगारी दर 3.2% हो गई, जो पिछले 6 साल में सबसे कम है, जिसमें ग्रामीण इलाकों ने शहरी इलाकों से बाजी मार ली। साथ ही महिलाओं ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि रोजगार के क्षेत्र में उनका योगदान बढ़कर 37% हो गया, जबकि 2017-18 में उनका योगदान 23% था। इस बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मेरा युवा भारत नाम की संस्था के गठन का फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह संस्था देश में युवाओं के विकास के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगी। 31 अक्टूबर को इस संस्था को राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाएगा। भारत के भविष्य को ध्यान के रखते हुए भारत के वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को इसके साथ जोड़ने के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म लाए हैं और ये युवाओं की भागीदारी के लिए ही है, सकारात्मक सोच वालों के लिए ही है, सेवा भाव कर्तव्य बोध की भावना वालों के लिए ही है। इधर ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने वाली संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के अध्यक्ष का मुंबई में भव्य स्वागत किया गया। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन और आईओसी मेंबर नीता अंबानी ने आईओसी के अध्यक्ष का मुंबई में अपने घर पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। मुंबई में 15 से 17 अक्टूबर के बीच आईओसी सत्र का आयोजन किया जाएगा। 4 दशक के बाद आईओसी सत्र का आयोजन भारत में होने जा रहा है। आंख में ख्वाबगर है और कुछ नहीं दिखता, रोशनी हम सफर है और कुछ नहीं दिखता। सौभाग्य की एक बात कही मानव ने, घुप अंधेरे में थी उम्मीद सहर होने की, अब मगर दोपहर है और कुछ नहीं दिखता। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा सौभाग्य की एक बात। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के इस नंबर 1 शो में आज सबसे पहले बात करते हैं हमास